तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को चीट किया नहीं जाता है, लोग अपनी बेवकूफ़ की वजह से चीट हो बेवकूफ़ी की जाते वजह से हैं। हो जाता है। दे गेट चीटेड रादर हाँ, हाँ, देन हाँ, दे हाँ। समबडी चीटिंग देम। होमवर्क नहीं करते। अगर आप मेरी रियल एस्टेट की जर्नी देखेंगे तो करीब करीब 16-17 साल हो गए रियल एस्टेट को जानते हुए। उस समय आता था कि एडवर्टाइजिंग करनी है तो हुँ, एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें न्यूज़पेपर के पास जाना पड़ेगा, हुँ, न्यूज़पेपर में आपको ऐड देने पड़ेंगे, ऐड देख के हुँ, रिस्पॉन्स आएगा और हुँ, माल बिकेगा। घर आप खरीद रहे हो 30,000 के रेट पे, 1000 स्क्वायर फीट का, घर हुँ, की कीमत है 3 करोड़, हाँ, हाँ, लोन आपको मिला है 2 करोड़, 10 लाख 20 लाख, पर हाँ। बाकी का पैसा तो फिर भरोगे ना। भरना पड़ेगा। टुडे इट्स नॉट दैट इजी। आज अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर बनना है, यू नीड टू हैव अ रेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम, और रादर रेरा सर्टिफिकेट नंबर चाहिए आपको। रेरा सर्टिफिकेशन नंबर होता है। उसके लिए कोई एग्ज़ाम पे देना है? एग्जैक्टली, तो आई एम कमिंग टू इट। फिर आप देखोगे यार वहाँ रेंटल्स बहुत हाई है, तो ये तो मतलब चादर के बाहर पैर चले जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं हाँ देखने के लिए गया था, हाँ तो वो रेडी होता नहीं है। जैसे रेडी टू मूव इन तो आप जाकर देख सकते हो प्रॉपर्टी को कहाँ पे है, कैसा हाँ है, हाँ। साइज़ेस एंड एवरीथिंग, राइट? लेकिन वो रेडी भी नहीं हुआ, पोजीशन का डेट बता दे रहा है, उससे पहले आप। हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। हम बुलाते हैं उन लोगों को जो अपने इंडस्ट्री में कुछ अलग कर रहे हैं। आज हमारे बीच हैं जयदीप चतुर्वेदी सर। इनके एक्सपीरियंसेस से आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपको रियल एस्टेट वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप बायर हैं, एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या परचेज करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इन्होंने बाखूबी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आप बायर हैं तो किस तरह के नॉर्म्स को आपको जानने की ज़रूरत है, किस तरह के एग्रीमेंट को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस की ज़रूरत है। इन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। ये एपिसोड एंड तक देखिए, आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे है जयदीप सर? बहुत बढ़िया सर। ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए। माय प्लेजर। ओके, सो जैसे कि आप ऑलरेडी इसमें रियल स्टेट में है, राइट? राइट। एंड थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपना पहले कि कितने सालों से हैं और क्या है। अगर आप मेरी रियल एस्टेट की जर्नी देखेंगे तो करीब करीब 16-17 साल हो गए रियल एस्टेट को जानते हुए, ओके। रियल एस्टेट को पहचानते हुए, रियल एस्टेट हम्म। के अंदर बाहर करते हुए। ओके। बेसिकली मेरी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो इट्स बीन अबाउट 27 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ओके। वेरियस इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टाइम शेयर्स, हम्म। मीडिया, हम्म। डिजिटल मीडिया, ओके। रियल एस्टेट एंड ऑल दैट। ओके। अगर इन 26-27 सालों में मैं अगर देखूं तो 15-16 साल मेरे रियल एस्टेट में रिलेटेड है। ओके। तो अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार रियल एस्टेट में आप क्या करते थे, मतलब आप कोई हम्म। कंस्ट्रक्शन में थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थे, सर्वेइंग में थे। हम्म। तो रियल एस्टेट मैंने जब शुरू किया था, तब जब समझना शुरू किया था रियल एस्टेट, तो मेरे हाथ में एक चीज़ दे दी गई थी कि सर आप रियल एस्टेट संभालिए ओके। फॉर अ पब्लिकेशन। ओके। अब रियल एस्टेट संभालिए का मतलब ये हो गया कि इसको करना क्या है, पब्लिकेशन है, रियल एस्टेट है, एंड हम्म। दैट वाज अ टाइम व्हेन रियल एस्टेट वाज नॉट टू एन एक्सटेंड व्हाट इट इज टुडे। ओके। उस समय हमारे पास काम आया कि हमें एडवर्टाइजिंग देखनी है। तो अगर आप एक बिल्डर हैं और अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको इन्वेंट्री बेचनी है तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग करने के लिए दैट वाज द ओनली मीडियम विच वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल, एंड वो था प्रिंट। हम्म। तो प्रिंट में हमारे पास आते थे कि भाई अच्छा, हमें, पहले की बात कर रहे हो मैं आप? आपको ये हाँ। बात कर रहा हूँ करीब करीब 2003-2002 की। अच्छा, अच्छा, या अच्छा। हाँ। तो उस समय आता था कि एडवर्टाइजिंग करनी है तो हम्म। एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें न्यूज़पेपर के पास जाना पड़ेगा, हम्म। न्यूज़पेपर में आपको ऐड देने पड़ेंगे, ऐड देख के हम्म। रिस्पॉन्स आएगा और हम्म। माल बिकेगा। ओके। तो अब खाली यही काम नहीं था, इसे हाँ। समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक बिल्डर आपके पास एडवर्टाइजिंग क्यों करता है, किस स्टेज में एडवर्टाइजिंग करता है। ओके। क्या वो ज़मीन खरीदने के बाद तुरंत एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देता है? नहीं। क्या हम्म। वो एक प्लिंथ लेवल पे अगर बिल्डिंग ले आता है, भूमि पूजन कर देता है, फिर हम्म। एडवर्टाइजिंग करता है? शायद हम्म। हाँ। हम्म। क्या वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई उसके बाद एडवर्टाइजिंग करता है? यस, फॉर श्योर। ओके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इस समझ के बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट समझ होती है कि वो डेवलपर का माइंडसेट, पैसे कहाँ से ला रहा है, कितना माल बना रहा है, कहाँ हाँ, बिल्डिंग तो बना वो रहा है। जब जो डेवलपर जो भी जी डेवलप करते हैं एक जी सोसाइटी को, तो जो जो खर्च होता है उसमें, जी। तो मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते होंगे ना उसमें? तो देखिए बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं।
एक होता है यस मल्टीपल इन्वेस्टर्स, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस जो आपको बैंक से मिलता है बिल्डर्स को। उसके बाद ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ विच वॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई आनी शुरू हुई। हाँ हाँ हाँ। अब एफडीआई आनी शुरू हो गई तो वहां से बिल्डर हो गए कैश रिच। अब कैश रिच हो गए तो दैट इज वेयर द टाइम बिगेन के 2000 स्क्वायर फीट के भाव में जो बिक रहा था वो आज 17,000 या 12,000 के उसमें बिक रहा है, बिकॉज आपके पास जब पैसा है तो आप भाव नहीं तोड़ते। तो दैट इज वेयर ये शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट का खेल। ओके तो इन्वेस्टर्स तो वो आज भी हैं, ठीक है। ओके बट आज ये हो गया है कि now since the RERA has come in, the MAR era has come in, there is a lot of transparency. There is a lot of transparency on investors. There is a lot of transparency on developers के पास कितना पैसा है, उसे कहाँ रखना है वो पैसा, वो यूज कर सकता है वो पैसा क्या नहीं कर सकता। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर सपोज आपने अगर 1 करोड़ का घर लिया है तो वो पैसा जाएगा एस्क्रो अकाउंट में। व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? Now, escrow account is an account which is monitored by the developer. ओके रेरा की नज़र में होता है, हाँ। उसमें आर्किटेक्ट होता है, उसमें आपका जो लीगल वाला होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इन सब की सहमति से ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो दैट इज मॉनिटर्ड, इट इज अ मॉनिटर्ड, इट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। वो आपके अकाउंट में नहीं जा रहा। मान लीजिए आप हैं XYZ डेवलपर्स, ओके तो आपको चेक तो जाएगा आपके नाम पे जो कस्टमर खरीदेगा, बट वो पैसा डिपॉजिट होगा एस्क्रो में। देन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट व्हिच यू कैन विड्रॉ, बट बाकी उसमें पड़ा रहेगा। अच्छा ये क्यों किया है ये रहना आने के बाद हुआ, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है सो दैट जो डिलीवरी होती थी, जैसे आपने यार एक बिल्डिंग बना दी, आज आप बिल्डिंग बना रहे हो, बनाए चले जा रहे हो 100 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और जिसने पैसे दिए हैं आपको घर खरीदने के लिए वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि यार ये कब बनेगी, मैं इसमें कब रहने आऊंगा। तो डिलीवरी के इश्यूज होते थे, करेक्ट। ठीक है। आपने पैसे भर दिए, आपके पैसे अटके हुए ये हैं। अक्सर होता रहता है। हाँ, वैसे अब बहुत कम हो गया इस चीजों में। ये नहीं है कि अभी भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अभी भी, बट अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो बहुत बहुत कम हो गई है। ओके बिकॉज ये जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड थी, इसको कोई रेगुलेशन नहीं था। अब आपके टेलीकॉम में रेगुलेशन है, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन, रियल एस्टेट में कोई रेगुलेशन नहीं था। रेरा आने के बाद ये रेगुलेशन आया है। ये जस्ट टेल मी अबाउट रेरा, व्हाट इज रेरा, और ये कैसे इफेक्टिव है एक बायर के लिए? देखिए, रेरा इज नथिंग बट अ रेगुलेशन ऑन द इंडस्ट्री, ऑन अ रेगुलेशन इंडस्ट्री, ऑन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आज बायर के लिए कैसे इफेक्टिव है? आज आप किसी प्रोजेक्ट पे, पहली बात तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, अगर आप एक डेवलपर है, कल आपने ये सोच लिया कि जी मुझे तो एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है और मैंने वो काम शुरू कर दिया, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। सो वंस आपने एक जमीन खरीदी है, यू हैव एक्चुअली देन स्टार्टेड डेवलपिंग इट, यू हैव टू टेक द रेरा नंबर, द रेरा नंबर गेट्स रजिस्टर्ड विद द रेरा एज अ बायर। तो रेरा एक गवर्नमेंट एंटिटी है, दैट्स राइट। हाँ ओके। एज ए बायर अगर मुझे, अच्छा, डेवलपर को आपको सारी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट की डालनी पड़ेंगी रेरा पे टू गेट अ रेरा नंबर, सारी, मतलब सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है देना पड़ेगा, देन एग्जैक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूडिंग कितनी कार पार्क्स है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी इन्वेंट्री बिक गई है, कितनी इन्वेंट्री आप बनाओगे, क्या स्क्वायर फीट का बनाओगे, सब कुछ। अब इससे हुआ क्या है, एक जो बायर है उस बायर के लिए इतना एडवांटेज हो गया है कि आज वो रेरा नंबर लेके, जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट का उसने रेरा नंबर लिया और महारेरा की वेबसाइट पे उसने प्रोजेक्ट डाल दिया, रेरा नंबर डाल दिया, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट टू एन एक्सटेंड के उस जमीन पे अगर कोई लिटिगेशन हुआ है, कोई केस फाइल्ड है, तो वो भी उसको वहां दिखेगा, उसकी क्या स्टेटस है। अगर 3 लिटिगेशन फाइल थे, उसमें से अगर एक क्लियर हो गया है, 2 अभी भी पेंडिंग है, तो वो वहां दिखेगा। वो दिखेगा इसलिए परचेज करने से पहले बहुत कुछ पता कर सकता है। टुडे द ओनली एंड ओनली इंटेंशन ऑफ गेटिंग रेरा in the industry or a regulation in that industry is to safeguard the buyer. Okay. When I'm saying safeguard the buyer, definitely it is helpful for developer also, but buyer के लिए safeguard होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली पैसे आप ही दे रहे हो। हाँ, लेकिन ये जैसे कि रेरा के बारे में जो बताया आपने, लेकिन फ्रॉड तो अभी भी हो रहे हैं। देखिए सर, किस इंडस्ट्री में नहीं हो रहे? ओके, हर इंडस्ट्री में फ्रॉड होते हैं, ठीक है। फिर वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आज मेरे को बताइए, आप आरबीआई सक्षम है हमारी? एकदम सक्षम है सर। और आरबीआई ने आपको सब जगह से पकड़ के रखा हुआ है। मतलब टुडे आप किसी झुमरी तले या कि किसी बैंक में जाके अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है तो वो सबको पता है, सबको पता है, क्योंकि आपका पैन नंबर लिंक्ड है, सब। करेक्ट करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, क्या उसके बाद भी फ्रॉड नहीं हो रहे? क्या आपका देश का पैसा लेके लोग बाहर नहीं भाग रहे? नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं था। बेसिकली आपको ऑलमोस्ट मतलब 17 इयर्स का एक्सपीरियंस, राइट?
तो वो एक व्यूअर को कैसे हेल्प करेगा, एक बायर को कैसे हेल्प करेगा? सपोज दैट कि मैं लेने जा रहा हूँ, जी राइट? तो रेरा तो है कि जो एक्चुअली वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी जो डेवलपर है वो जेन्युइन है या नहीं जी है, या बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ देख सकते हैं। जी लेकिन कुछ ऐसा टिप्स जो आप देना चाहो कि कोई बायर अगर जा रहा है कुछ बाई करने के लिए, खास जी करके प्रॉपर्टी में, जैसे मुंबई में, जी मुंबई में प्रॉपर्टीज के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल राइट? और तो बढ़ेंगे। हाँ, और बढ़ेगा, राइट? तो जो बायर है हमारा, उसको कैसे हेल्प मिलेगा अगर वो फ्रॉड से बचना चाहता है? तो उसको किस चीज़ों की का ध्यान रखना होगा उसको कि ये चीज़ वो देख सकता है, या डेवलपर से कैसे क्या चीज़ें निकलवानी है जिससे वो अपने आप को उसे मतलब हेल्प कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है? देखिए डिपेंड करता है कि बायर कितना सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उसको ओके, कितना पता है इस इंडस्ट्री के बारे में और कितना पता करने की उसकी इच्छा है। ओके। आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो चाहिए वो आप पता कर सकते हो, हुँ, प्रोवाइडेड आपको वो इंटेंशन है कि आपको पूरा पता करना है। आपके ओके। लिए सब कुछ एक प्लेट में हाजिर है, खाना है हुँ, नहीं खाना है ये आपके ऊपर है। ठीक है। आप रेरा की वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ पता कर सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि एज ए बायर, मैं हुँ, अगर आपको छोटी सी एक टिप दूंगा, जैसे अगर आप एक बायर हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि क्या आप रेरा जानते हैं? आप हुँ, कहेंगे यार नहीं मुझे तो नहीं पता। मैं हुँ, एक लिमिट तक आपको बता सकता हूँ कि ये रेरा में ये है। हुँ, हुँ, उसके बाद तो आपको खुद भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। हुँ। आप रेरा की वेबसाइट पे लेकिन जाइए। सारे उतने एजुकेटेड नहीं होते, राइट? तो सर एजुकेटेड नहीं होते, आप किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, आप अपने परिवार वालों की मदद ले सकते हैं। यू कैन कंसल्ट कोई लॉयर के पास चले जाइए जो आपके पहचान के हो। ठीक देखिए है। आपको सरकार ने सारे टूल्स दे दिए हाथ में, हुँ, लड़ना उसके साथ नहीं लड़ना ये आपके ऊपर है। करेक्ट। ठीक है। हालांकि अगर हम अब देखोगे तो वो फ्रॉड की जो मैं आपको पहले ही बताया, फ्रॉड की फ्रीक्वेंसी आज बहुत कम हो गई है, बहुत कम मतलब हो गई फाइव है, टू हाँ। सिक्स परसेंट अगर कभी हो गया हुँ, तो हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। वरना नहीं होता आजकल। रेरा ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये हाल रेरा ही फिलहाल आया है, आई थिंक। रेरा हाल फिलहाल आया है। हाँ, इट्स हाँ, हाँ। आई थिंक अबाउट अ पीरियड ऑफ 7-8 साल हुए होंगे हाँ, रेरा को आज। क्योंकि 8 से 9 साल पहले ही एक जी फ्रॉड हुआ था, एक बंदे के साथ जब मैं मुंबई आया था, जी राइट? तो प्रॉपर्टी से रिलेटिव उसने किसी जो ब्रोकर थे, हाँ। फर्म को उन्होंने एडवांस दिया था, वो बंदा ही गायब हो गया। उसका ऑफ़िस भी गायब हो गया, वो ढूँढ रहा है, परेशान हो रहा है। नहीं तो मैं तो आपको ये बताता हूँ, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा थोड़ी सी आपको भी समझ होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। एब्सोल्युटली। अब आपने एक प्रोजेक्ट में अपने को घर पसंद आया, आपने हुँ, प्रोजेक्ट देखा, आपको घर पसंद आया, तो हुँ, आप चेक बिल्डर के नाम पे दोगे या ब्रोकर के नाम पे दोगे? आप ब्रोकर के नाम पे क्यों चेक दोगे? ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मुझे गड्ढे में गिरना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, तो आप गिरोगे ही गिरोगे। जब आप कूद गए तो कूद गए, उसको सुसाइड कहते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने खरीदी है, मैं आपको ये कह रहा हूँ जी आपको मैं एक लैपटॉप दिलाऊंगा। हुँ, ठीक है, आपको मैंने लैपटॉप भी फोटो दिखा दी, सब दिखा दिया, आपने मुझे हुँ, उसे 25,000 रुपए दे दिए। करेक्ट। उसके बाद तो आप मुझे ढूंढते रहो ना, मेरी कौन सी दुकान है? उसके बाद तो आप ये मुझे तो ढूंढते होता रहो, रहता मैं तो है। फिर किसी और को लैपटॉप बेचूंगा जाके। आपको अगर लैपटॉप लेना है तो आप लैपटॉप की दुकान में जाएंगे, आप अपना हुँ, प्रोडक्ट देखेंगे, हुँ, परखेंगे, चेक हुँ, करेंगे, उसकी आप अगर आपको ईएमआई पे लेना है तो आप ईएमआई पे लोगे, या तो आप हुँ, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे। आप मतलब एक ठिकाने पे जाके खरीदोगे ना। करेक्ट, करेक्ट। आज मैं आपको, अगर आपको ये कहूं कि लाख रुपए का डोनेशन दे दो, ये बाबा की तस्वीर है हुँ। और ये हमारे महाकाल की तस्वीर है, इस पे आप 1 लाख रुपए, आप तो नहीं दोगे ना, आप बोलोगे यार नहीं तो मैं तो मंदिर में जाके दूंगा। तो वहां पर आप बहुत समझदार हो, हुँ, लेकिन आप जब फाइनेंशियल उसमें आते हो तो आपकी समझ कहाँ चली जाती है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को चीट किया नहीं जाता है, लोग अपनी बेवकूफ की वजह से चीट हो बेवकूफ़ी की जाते हैं। वज़ह से हो जाते हैं। दे गेट चीटेड हाँ, रादर हाँ, देन हाँ। दे समबडी चीटिंग देम। होमवर्क नहीं करते और एग्जैक्टली। हाँ। और आज की दुनिया में जब आप देख रहे हो कि देयर आर डिजिटल फ्रॉड्स हैपनिंग, हुँ, योर हुँ, मनी हुँ। इज नॉट सेफ एनीवेयर, इट कैन करेक्ट। हैक। आज सरकार की वेबसाइट हैक हो रही है तो आप क्या चीज हो सर? हुँ, एब्सोल्युटली। तो आप उसमें सब कुछ कर रहे हो और एंड देन आप खुद ही समझदार नहीं हो, तो फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि ये 5 सालों में जी। रियल एस्टेट में क्या चेंज आया है? रियल और एस्टेट में बहुत चेंजेस आए हैं। हुँ, अगर इन 5 सालों में आप देखोगे तो आज से मैं अगर आपको और पहले ले जाऊं तो 96-97 हुँ, वहाँ इट वाज अ कंप्लीट इन्वेस्टर मार्केट। हुँ, मेरे पास पैसे इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्टर मतलब एक बिल्डिंग में 6-6 घर ले लिए, इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, और हुँ, वेट कर रहे हैं कब भाव बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। हुँ, टुडे इट इज अ बायर्स मार्केट। आज एंड यूजर का मार्केट है। हुँ, 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 आज जो एंड यूजर है वो आता है घर खरीदने और वो उसमें रहता है, अपना परिवार चलाता है। तो आज जो है वो बायर मार्केट है। एक टाइम था जब ये इन्वेस्टर्स मार्केट था।
पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। पहले रेगुलेशन नहीं था, आज कंप्लीटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। पहले आपको पहले जो अंडर टेबल चलता था कुछ कुछ पैसे जो कैश में, जी आज की तारीख में वो सब कुछ, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, आज वो नहीं होता वो चीज़। आज सब कुछ मॉनिटर्ड है। Correct. ठीक है, आज आपके रेडी रेकनर इन प्लेस है, रेडी रेकनर रेट्स इन प्लेस है, जो आपको सरकार डिसाइड करती है। हालांकि उन रेटों पे कुछ बिकता नहीं है, एग्रीमेंट बनता है खाली, लेकिन रेडी रेकनर इन प्लेस है। तो मैंने आपको वही कह रहा हूँ, पहले तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आज ट्रांसपेरेंसी है। पहले आपको नॉलेज नहीं थी, पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, आज रेगुलेशन है। ठीक है, पहले का डिलीवरी टाइम आप देख लीजिए, 5-5, 6-6 साल बिल्डिंग बनी ही चली जा रही है, बनी नहीं रही है, क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, उनके ऊपर किसी ने उनका आर्म ट्विस्ट नहीं कर रखा कि भैया बनाओ फटाफट, किसी को घर देना है आपको। आज आपको रेरा में सिर्फ एक टाइम मिलता है डिले करने का। आज अगर आपने रेरा में ये कहा है कि मैं दिसंबर 2026 में, इफ आई गिव यू द पोजीशन ऑफ दिस बिल्डिंग, यू कैन ओनली एंड ओनली डिले इट बाय वन मोर टाइम, विच इज अ पीरियड ऑफ ईयर। बियॉन्ड दैट रेरा आपको पेनलाइज करता है फिर डेवलपर को। तो आज ये सब है, पहले ये सब नहीं था। अच्छा, मतलब ज्यादा डिले नहीं कर सकते, आप बियॉन्ड पॉइंट आप डिले नहीं कर सकते। डिले नहीं कर आप बियॉन्ड पॉइंट डिले नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप डेवलपर को सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपका डिलीवरी टाइम कब है, पोजीशन कब देंगे। तो डेवलपर आपको यही कहेगा, मैं एज पर रेरा दिसंबर 2026 है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जून 2026 तक दे देंगे। सो दे ऑल्सो प्ले सेफ, बिकॉज उनको भी पता है कि कल को यार हमारे ऊपर रेगुलेशन है, अगर हमने फ्रॉड डिले किया तो ये हमारे को पेनलाइज करेंगे। तो कोई नहीं चाहता ना पैसे फालतू पेनल्टी में देने के लिए। तो ये बहुत फर्क आ गया है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, आज का बायर इज लिटरेट। टुडे द बायर नोज एवरीथिंग, मुझे कहाँ जाना है, क्या भाव है, क्या रेट है, कौन सा डेवलपर है, इस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, इसने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज जो बायर है वो पढ़ा लिखा है, आप उसको पता है चीजें, आप उसको घुमा नहीं सकते। आज बायर पढ़ा लिखा है, आज बायर ने मार्केट स्टडी किया हुआ है, आज विंडो शॉपिंग हो रही है रियल एस्टेट में। हाँ जी, पैसे इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल, आज विंडो शॉपिंग हो रही है। मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। मान लीजिए आपको अगर मलाड में एक घर लेना है, तो आप किसी प्रोजेक्ट पे गए और बोला जी हाँ जी मुझे ये 2 BHK लेना, ये लो पैसे। अब ये नहीं करेंगे, आप पहले उस एरिया को स्टडी करेंगे। आप अपने दोस्तों यारों से पूछेंगे कि क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर फीट का, क्या रेट, वो आपको एक एस्टिमेटेड फिगर देंगे। आप उसके बाद अपने पहचान के रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, चैनल पार्टनर्स, इनके पास जाएंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, क्या प्रोजेक्ट्स में क्या रेट्स है, क्या एमिनिटीज है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। फिर आप एक वीकेंड पकड़ेंगे, अपने ये बच्चों को लेंगे, बोले आज चलो यार आज प्रोजेक्ट्स देखने चलते हैं, ये 5-6 मेरे पास डिटेल आई हैं, इसमें जाके हम देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो रेगुलर रियली होता है। तो आप निकलेंगे अपने सैटरडे संडे में, आपने 4-5 प्रोजेक्ट आपने कौन से खरीद लिया, ये आपके लिए चलो एक आउटिंग ही हो गई। क्योंकि उसके बाद तो आपको कोई मॉल में जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना है और घर आ जाना, आपका दिन वेल स्पेंड। क्योंकि बीवी भी कह रही है कि हाँ भाई घर लेना है, मुझे भी लेना है, बच्चे को बोल रहे हैं यार मुझे भी पापा देखना है, चलो। तो आप निकलते हैं एक फ्री में, घूमते फिरते आप 3-4 प्रोजेक्ट देखते हैं, आपको सैंपल फ्लैट देखते हैं, आपको घर पसंद आते हैं। तो अब आपके पास नॉलेज है। अब आपको कोई अगर आकर ये बोले कि इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल नहीं है, तो आप बोलोगे उसको क्या बात कर रहा है यार, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, है। क्योंकि क्लैरिटी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट देख लिया है। अब आपको नॉलेज है इस एरिया में कितने प्रोजेक्ट हैं। तो अब आप समझे, आपने अपने आप को एडुकेट कर लिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज मैंने भी देखने के लिए गया था। तो वो रेडी होता नहीं है, जैसे रेडी टू मूव इन, तो आप जाकर देख सकते हो प्रॉपर्टी को कहाँ पे है, कैसा है, साइजेस एंड एवरीथिंग, राइट। लेकिन वो रेडी भी नहीं हुआ, पोजीशन का डेट बता दे रहा है, उससे पहले आप डिमांड कर रहा है कि इतने के हैं। तो अगर मतलब वो प्रोजेक्ट रेडी होने से पहले जो कॉस्ट रहता है, और मान लो कि 1 साल बाद का पोजीशन दे रहा है जी, तो फिर कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो जाता है? फिर कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्या है। आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लांट है। मतलब आप अगर आज किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आपने देखा है वहाँ गड्ढा खुद रहा है, बिल्डिंग तो बाद में बनेगी, आज तो गड्ढा खुद रहा है। आपने वहाँ गए, आपने पता किया कि भाई क्या बनाने वाले हो, तो बोलेंगे आपको 2 BHK बनाएंगे हम या 3 BHK बनाएंगे, ठीक है। उस समय उसके बाद रेरा नंबर नहीं आया है, तो वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। आप मान लीजिए 1 महीने के बाद गए, जब उसका गड्ढा खुद गया है, प्लिंथ आ गई है,
प्लिंथ मतलब जो आपका बेस आ हाँ, गया, हाँ, जिस बेस पे आ आपकी बिल्डिंग आगे खड़ी होगी, नींव बन के खड़ी हो गई है। हम्म, अब उस समय उस पे गए, उसके पास गए, आपके पास उसका रेरा नंबर भी आ चुका है, सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इज वेयर आप उससे डिस्कस करोगे कि 2 BHK बन रहा है, 3 BHK बन रहा है, क्या स्क्वायर फीट है, क्या रेट ओपन किया आपने, ये ऑल दैट। आप ये सब पता करके आप चले गए, आप 15-20 दिन के बाद फिर आए, अब उसका एक फ्लोर खड़ा हो चुका है। खड़ा हो चुका है। तो उस समय जो आपसे वो पैसे मांगेगा, एक तो आपको पहले बुकिंग अमाउंट मांगेगा जिसपे आप 10% देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 10 या 12% जो भी देके, और फिर उसके बाद वो आपसे मांगेगा कि मेरा फर्स्ट लैब आ गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्लस 10% ड्यू है मेरे फर्स्ट लैब का, 10%, 7%, 5% जो भी है। आप अगर यही चीज 2 महीने बाद देखने जाओगे तो वो शायद तीसरे या चौथे माले पे होगा, फिर वो आपसे डिमांड करेगा 35% ड्यू है। तो ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, घूम अच्छा, फिर के मतलब आप पैसे उतना ही दोगे उसको, आप पैसे ज्यादा नहीं दे रहे, आप पैसे उतना ही दे रहे हो, बट जो आपके पैसे देने की अवधि है, जो लिमिट है या ड्यूरेशन है, बस उसमें फर्क आता है। तो अगर आपने पूरा डिसाइड कर लिया है कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 10 लाख में मेरे को एक 1 BHK आना है, तो वो आपको देना 1 करोड़ 10 लाख ही है, बट वो आपको फेज वाइज देना है ओके, एज पर द डिमांड ऑफ ए डेवलपर। ओके। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट का जो निकलता है इंटरेस्ट रेट वगैरह जो होम लोन वगैरह का रहता है, जी तो सपोज दैट कि जैसे कि वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जी, तो वो जो चेंज होता है तो नहीं क्या टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, मतलब आई वुड से once in 6 months और समथिंग, अगर कुछ हो हाँ, गया तो चेंज, वो भी रेपो रेट अगर चेंज हुआ 1 ईयर लेके चलते हैं। तो बहुत मिनिस्केल फर्क पड़ता है, बट ठीक है, डिपेंड्स आप कितना बड़ा लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब उसी हिसाब से मैं बोल रहा था कि उस बिल्कुल, पे रियल एस्टेट में ये इम्पैक्ट पड़ता है उससे अगर बढ़ गया, या फिर होम लोन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। गवर्नमेंट किस तरह के स्कीम्स देती है अभी, जैसे अभी कौन सी स्कीम जैसी स्कीम्स? कुछ चीज नहीं है, इस बेसिकली अगर गवर्नमेंट का रेपो रेट कम हुआ है तो आप पॉइंट डेसिमल्स में जाके आपका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, वो आपको आके एक एज एन यूजर इम्पैक्ट भी करेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इम्पैक्ट। डेवलपर को भी कुछ हेल्प नहीं मिलता? डेवलपर के लिए भी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होती है, मतलब हेल्प इन द सेंस, अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं 8.5 पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अचानक वो 7.75 हो गया, तो नहीं, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपके लिए बहुत मिनिस्क्यूअल इम्पैक्ट है, विच यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है कि नहीं आया है। तो अगर आप समझ लीजिए, आप 50,000 पर मंथ का अगर आप ईएमआई भर रहे हो, और अगर वो अगला ईएमआई कम होके वो 49,783 रुपीज हो गया, तो आप बोलोगे यार ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ा, 100-150 रुपए का फर्क पड़ा, लेकिन पड़ गया। तो दीज आर ऑल दीज आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ होम वो बाइंग प्रोसेस। अब इतना मैनेजेबल भी होता है बहुत उतना ज़्यादा। वो मैनेजेबल है, वो उतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो मुंबई का कोई ऐसा 5 लोकेशन आप मुझे बताइए हम्म, कि एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे रह सकता है, और उसको सपोज दैट मेरी 50,000 सैलरी है जी, अभी, मैं कहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूँ मुंबई बहुत ही मतलब बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है ये, चैलेंजिंग है, में? इसलिए ट्रिकी तो है। देखिए पूछा। सर क्या हुआ, अब आपको बताऊं मैं क्या हुआ। कुछ समय पहले जो मेरे लिए अफोर्डेबल था, वो आपके लिए अनअफोर्डेबल था। एब्सोल्युटली कुछ टाइम के बाद जो आपके लिए अफोर्डेबल हुआ, वो किसी और के लिए अनअफोर्डेबल हो गया, करेक्ट। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज अफोर्डेबिलिटी जैसी कोई चीज बची नहीं है। अगर आपकी सैलरी, आप मेरे को कह रहे हैं कि भाई मेरी सैलरी 50,000 रुपये महीने के लिए है, तो सर डिपेंड करता है आपने क्या सेव किया है आज तक, या आपकी कुछ पुश्तैनी पैसे वैसे पड़े हैं, तो आप शायद बॉम्बे के मेन लाइन स्ट्रीम लाइन में आप घर खरीदोगे, वरना फिर आप वो माड़ा की लॉटरी में जाओगे नहीं, कि वहाँ लग पूरे जाए। मैं ये लोन लूंगा, बिजनेस लोन, तो यार क्या 50,000 लगाएंगे? रुपये कितना ही लोन ले लोगे आप? हम पचास जस्ट हजार आस्किंग, रुपये क्योंकि सो बहुत सारे दैट्स ऐसे व्हाट आई एम लोग जो सेइंग, हैं। दैट्स हाँ, व्हाट मैं आपको वही हाँ, कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। बैंक भी आपको लोन बहुत सारे क्राइटेरिया देख के देता है, आप ले तो रहे हो, भर भी पाओगे कि नहीं भर पाओगे। हाँ, वो सिविल आज स्कोर से मैंने रहता अगर है। आपको सिविल, तो चलिए एक चीज है, मैंने अगर आपको 1 करोड़ का लोन भी दे दिया, बाय वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, योर ईएमआई वुड बी क्लोज टू अबाउट 1 लाख, 85 to 90,000 के आसपास, बाय वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ योर इनकम इज 50,000, हाउ विल यू पे 90,000? उतना तो भाई देगा ही आमदनी से नहीं। ज्यादा खर्चा तो नहीं हो सकते ना आप। हाँ, हाँ, बैंक तो उतना देगा भी नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, दैट्स, मैं आपको इसी बात पे बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपको 50,000 की आय पे आपको 25-30 लाख रुपए का लोन दे देगी कोई बैंक। अब 25-30 लाख रुपए में आपको बॉम्बे मेन लाइन में आपको क्या ही मिल जाएगा, कुछ नहीं। हम्म, 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 आप मुझसे लोकेशन पूछेंगे कि भाई
कोई 5 लोकेशन बताओ जहां पर 50,000 की इनकम वाला आदमी जाके घर खरीद सकता है. तो आई वुड से देन यू हैव टू मूव आउट ऑफ बॉम्बे. When I say विरार move out विरार of Bombay, no, no, not Gujarat. When I say move विरार out of विरार MMR region, Virar भी unaffordable है. Virar is also by any means it's become unaffordable for Oh God. for that particular case which you have told me that 50,000 की अगर पगार है तो आज विरार में भी एवरेज रेट अगर आप देखोगे तो 14,000 15,000 पर स्क्वायर फीट के रेट चल रहे हैं. ठीक है. तो एक अगर 2 आपको अब बोईसर देख सकते हो, पालघर देख सकते हो. These are the areas which are anyways coming up. एंड अगर आप मुझसे कहोगे कि अगर कोई लो इनकम वाला आदमी है और उसको अगर फिर भी एक 1 BHK खरीदने की इच्छा है, जो हर एक की होती है, चाहे वो लो इनकम हो, हाई इनकम हो, या उसके घर खरीदने की इच्छा तो होती है. अगर उसकी इच्छा फिर भी है तो ही शुड एक्सप्लोर प्लेसेस विच आर जस्ट इन द पेरिफेरी ऑफ बॉम्बे, MMR रीजन. व्हेन आई एम सेइंग बॉम्बे, MMR रीजन. ओके, इन द पेरिफेरी ऑफ बॉम्बे. तो अगर आप बोईसर देखो, पालघर देखो, डहाणू देखो, आज आपकी लोकल ट्रेन डहाणू तक जा रही है. क्या ही बात है. आज मतलब अगर आप करजत में रहते हैं और अगर आपका वीटी में ऑफिस है तो इट विल टेक अबाउट 1.5 आवर बाय ट्रेन टू रीच ऑफिस, विच इज वेरी नॉर्मल. आप अगर गाड़ी लेके रोड पे उतर गए शायद आप 2.5 घंटे में पहुंचोगे, बट ट्रेन में आप फिर भी 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो. मतलब सिटीज में कुछ नहीं हो पाएगा. मुंबई सिटी में कुछ हो ही नहीं तो पाएगा. देखिए बहुत ही आपने वो चीज कह दी है कि आज मैं आपको कह रहा हूँ, रियल एस्टेट, अफोर्डेबिलिटी इन रियल एस्टेट इज अ मिथ. वो आपके लिए अफोर्डेबल होगा तो मेरे लिए नहीं है. आज 5 करोड़ का घर शायद आपके लिए अफोर्डेबल हो. 5 करोड़ का घर सुन के मैं घबरा जाऊंगा, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है. अफोर्डेबल नहीं है. करेक्ट. क्योंकि अगर मैं एक वर्किंग आदमी हूं, मैंने अगर 5 करोड़ का घर खरीदा है, फॉरगेट 5 करोड़, मैं 1 करोड़ की एग्जांपल देता हूं. अगर मैं एक वर्किंग आदमी हूं, मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, बैंक मुझे 85 to 90% का लोन देगी ओके. ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू. ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू. तो अगर मैंने 1 करोड़ का टोटल घर है, उसकी एग्रीमेंट वैल्यू होगी करीब करीब 80-85 लाख. डिपॉजिट कितना परसेंट रहता है? मैं आपको बता रहा हूँ, 85 लाख पे बैंक मुझे 85% लोन देगी. ओके, दैट विल वर्क आउट टू समवेयर अराउंड 77-78 लाख. ओके. ठीक है. मेरा घर है 1 करोड़ का, तो मुझे जेब से कितने डालना है? 20-25 लाख रुपए. कहाँ से लाएगा सर एक वर्किंग क्लास वाला आदमी 20-25 लाख रुपए जेब से डालने के लिए? अच्छा, मतलब उसमें तो आप ये समझ रहे, तो होम बाइंग प्रोसेस इज नॉट दैट इजी. अच्छा, इट्स नॉट दैट इजी. सपोज दैट कि मैं अगर मान लो एक प्रॉपर्टी लिया भी जी, तो स्टार्टिंग का कितना परसेंट पे करना है और गवर्नमेंट को क्या पे करना होता आपको है स्टार्टिंग का लिखवाने मिनिमम 15-20% पे करने को आएगा, 15-20% कम से कम. कम से कम. क्योंकि आप समझिए मेरी बात को, रेडी रेकनर रेट होता है. मान लीजिए अगर हम मलाड में बैठे हैं आज, ठीक है, और या हम अंधेरी में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल से मलाड में हमारा रेडी रेकनर रेट होगा करीब करीब 22,000-23,000 पर स्क्वायर फीट. ठीक है. फ्लैट आप खरीद रहे हो 30,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के रेट पे, ये 8,000 का तो गैप हो गया. करेक्ट. रेडी रेकनर रेट पे आपका एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है. मान लीजिए आपने 100 स्क्वायर फीट का घर खरीदा फॉर एग्जाम्पल, या 1,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा, और आपका रेडी रेकनर रेट है 22,000 रुपये, तो आपका जो एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा 2 करोड़ 20 लाख का. आपको 2 करोड़ 20 लाख पे बैंक लोन देगी. वो लोन का परसेंटेज होगा 85 to 90% डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर. मान लीजिए आपको 90% लोन मिल गया, तो आपको लोन बैंक में जो आएगा डिसबर्सल, वो आएगा करीब करीब 2 करोड़ 10 लाख. ठीक है. अब घर आप खरीद रहे हो 30,000 के रेट पे 1,000 स्क्वायर फीट का, तो घर की कीमत है 3 करोड़, लोन आपको मिला है 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख, और बाकी का पैसा तो भरोगे ना. भरना पड़ेगा. 50,000 की तो वैल्यू है नहीं सर मुंबई में. वैल्यू है, गांव में डिपेंड करता है आप उस 50,000 का करना क्या चाहते हो. तो जैसे कि अगर पर्सनल घर चाहिए तो वो मिल नहीं पाएगा 50,000 में, बिकॉज यू मेंशन कि अब या तो घर बेच दो गाँव का, फिर यहाँ पे आके परचेज कर लो, यहाँ का बेच करके गाँव से. ऐसी बात नहीं है आपको, मतलब कि घर बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा. जैसे मैंने आपको कहा, बॉम्बे आज बढ़ रहा है. ठीक है. बॉम्बे बढ़ रहा है, ये MMR रीजन है. उसके बाद आज नवी मुंबई आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट अगर जब नवी मुंबई एग्जिस्टेंस में आया, जब शुरुआत हुई नवी मुंबई की, उस समय अगर किसी ने लिया होता तो शायद अफोर्डेबल था उस समय. आज बॉम्बे 3 आ रहा है. बॉम्बे 3 इज ऑल अबाउट योर उरन, JNPT और आपका पेन, खोपोली, पनवेल, ये सब. तो आज अगर आप कोई खरीदना चाहेगा तो उसको आराम से 15-20 लाख में 1 रूम किचन 1 BHK मिल सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि बॉम्बे में चाहिए, MMR रीजन में चाहिए, तो शायद पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल नहीं. तो एक्सप्लोर कर रही है. देखिए आज दिल्ली भी देखिए, आप बढ़ते आज वो नेशनल कैपिटल रीजन बनी गया, तो आपका सारा कुछ गुड़गांव, फरीदाबाद सब आ गया अंदर.
तो लोगों ने सही टाइम पे, सी रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग राइट प्लेस एट द राइट टाइम ओके। और बाइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अभी कैसा टाइम है मुंबई में इन्वेस्टमेंट के लिए? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में करना इन्वेस्टमेंट एज सच रियल एस्टेट में जैसा कुछ अभी है नहीं, बट हाँ अगर आप सेकंड होम देख रहे हैं या आप एक न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ पर अब बेटा बड़ा हो गया है, नौकरी कर रहा है, हम्म, अब उसे घर छोटा लगता है, हम्म, तो वो एक घर खरीदने निकलेगा। हम्म। सी बाइंग अ हाउस एनी टाइम इज अ गुड टाइम। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं पूछ रहा हूँ कि अभी क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट खासकर आप मुंबई में? डेफिनेटली यू शुड लुक एट बॉम्बे 3 नाउ, यू लुक एट पनवेल, खोपोली, पेन, these हाँ, places. These are the right time to invest in those places because tomorrow अगर हो सकता है जैसे आज नवी मुंबई है, कल बॉम्बे 3 होगा। तो आज वहाँ पर डेवलपर्स लैंड ले रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स आने की शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ पर विलास बन रहे हैं, बिक रहे हैं। तो आज एक्सेसिबिलिटी हो गई है, आपका अटल सेतु बन चुका है। तो करेक्ट। अगर आप साउथ बॉम्बे से अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो तो आप 45 मिनट्स में वहाँ पर पहुँच जाओगे अब। तो आज ये टाइम है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो यस दिस इज अ गुड टाइम। ये जो लास्ट 5 इयर्स की बात करें जी। तो इंक्रीमेंट तो आया है, बिल्कुल। तेजी से प्राइसेस ऊपर गए हैं बिल्कुल। मुंबई में। बिल्कुल तो आने वाले 5 साल क्या है मार्केट? स्टेबल है, स्टेबल है? स्टेबल है। यहाँ से मार्केट देखिए आप, प्रॉब्लम बॉम्बे में एक बात ये हो रही है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। आज अगर आप बॉम्बे में देखोगे तो आज हम उस सिचुएशन में घुस रहे हैं जहाँ पर सप्लाई इज बिकमिंग इमेंस एंड द डिमांड इज कमिंग डाउन। नाउ सप्लाई इमेंस क्यों हो रही है? क्योंकि आज बॉम्बे में जगह तो बची नहीं है, लैंड तो कुछ है नहीं कि आप नया लैंड खरीद के बिल्डिंग बनाओगे। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज हाउसिंग सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट या दूसरा एसआरए, ओके, व्हाट इज दिस? सॉरी। स्लम रिहैबिलिटेशन। अच्छा। तो जैसे आप धारावी चला गया पूरा स्लम एसआरए में, तो आप धारावी रिहैबिलिट होगा, वहां पर प्रोजेक्ट्स आएंगे, बिल्डिंग बनेंगी, हाँ, पता अडानी का नहीं कुछ चल रहा था ना। 100 200 300 पता नहीं 500 कितने घर बनेंगे। वैसे ही अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी यार रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। आज एवरी थर्ड बिल्डिंग इज गोइंग अंडर रीडेवलपमेंट, इधर दे आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग डेवलपमेंट एग्रीमेंट और या बात कर रहे हैं किसी डेवलपर से। तो आज एक बिल्डिंग रीडेवलप होती है, ठीक है, मान लीजिए उसमें 20 25 30 टेनेंट्स हैं ऑलरेडी रह रहे हैं, तो 30 टेनेंट्स को तो बिल्डिंग तो डेवलपर को रिहैब करना ही है, उनको तो रिटर्न आपको देना ही है, जो भी आपको फंजिबल पकड़ के जो भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसके बाद भी तो फ्लैट्स बचे हैं जो बिल्डर खुद भी बेचेगा। तो सर आप ये देखिए कि इन्वेंट्री इतनी आ रही है मार्केट में, उतनी डिमांड है नहीं है, एनीबडीज गेस। आज आप किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट पे चले जाइए, आपको डिमांड एंड सप्लाई का आपको समझ में आ जाएगा सिनेरियो। ठीक, मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था एनडीटीवी का। जी। वो मुंबई के बारे में बता रहे थे कि 3 लाख, हाँ 3 नंबर मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 3 लाख लगभग हाउसेस जो है अभी खाली है। बिल्कुल। हाँ, तो क्यों, क्या रीजन? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना। आज किसी भी चीज की आप सप्लाई बढ़ा दोगे, ठीक है, मान लीजिए आप, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ विच इज व्हाट नथिंग टू डू विद रियल एस्टेट। आपकी भी तो भाई एक एपेटाइट है ना। आप अगर आप घर पे आपकी माता जी ने आज 5 रोटी बनाई है क्योंकि आप 4 खा रहे हो, अगले दिन उन्होंने 7 कर दी, उसके बाद 8 कर दी, उसके बाद 10 कर दी, उसके बाद 12 कर दी। खाने वाले तो वही है ना, 5 जन। लिमिटेड, ओके। ठीक है, हर एक की खुराक के हिसाब से। चलो किसी दिन आप भूख ज्यादा है, आप थके हुए हो, आपने 5 के बदले 6 रोटी खा ली, लेकिन सर आपके सामने तो 12 पड़ी है। करेक्ट। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ये मैं सप्लाई देते ही जा रहा हूँ आपको, देते ही जा रहा हूँ, उतनी डिमांड भी तो होनी चाहिए, उतनी डिमांड भी होनी चाहिए। अगर आप आज किसी भी डेवलपर के पास जाओगे, आज इट वाज अ केक पॉक। मैं पहले प्रोजेक्ट बनाया और नाम से बिक गया। आज इतना आसान नहीं है। तो जब लोग कम है यहाँ पे परचेज करने वाले, तो फिर मुंबई में जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बिलीनियर्स हैं कोई दुबई के, जो अभी पूरा हर न्यूज़ में वो छाए हुए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके यहाँ पे। वो तो घूमते रहते हैं मुंबई में उनका न्यूज़ पे देखता रहता हूँ मैं। समझिए ना मेरी बात को। अगर आज आपको मैं अगर ये कहूँ कि भाई आप मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो और दिस इज द रिटर्न्स व्हिच आई विल गिव यू, तो अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो ना। तो इन्वेस्टर की बात तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, वो तो लगा नहीं बैठे पैसा, उनको तो पैसे से पैसा बनाना है। सपोज दैट कि अगर कोई एक इन्वेस्टर, मतलब इनफ पैसे हैं हमारे पास, 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, सपोज दैट मुंबई में किया,
तो 10 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है रिटर्न का? आरओआई क्या होगा उसका? बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सवाल है इसको जवाब देना कि आगे जाके क्या होने वाला है, बट मतलब अभी का आज अगर आप मार्केट एक हिसाब से इन्वेस्टर है, देखें तो मैं आपको एक हाँ, हाँ। सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने 10 करोड़ रुपए में एक हुँ, प्रोजेक्ट में दिए हैं हुँ, और आपने बोला है, तो सबसे पहले तो आप खाली पैसे दे के छोड़ नहीं दोगे, आप बोलोगे भाई मुझे सामने इन्वेंट्री भी चाहिए। हुँ, 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 तो आप 10 करोड़ लेकर आए, आपने मान लीजिए 3 घर खरीद लिए। हुँ, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि आप हुँ, इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली आप डेवलपर को बोलोगे कि भाई आप मार्केट में 30 हजार में बेच रहे हो, मुझे मुझे आप 25 हजार में दो। हुँ, 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 ठीक हुँ, है, मैं आपको पैसा अपफ्रंट दे रहा हूँ। हुँ, ठीक है, आपने वो 3 घर ले लिए। हुँ, ठीक है, आपने वो इन्वेस्टर, आप 25 हजार रुपये में आपने 3 घर परचेज कर लिए, आपने पैसा भी दे दिया, आपने तीनों की रजिस्ट्री भी करा ली, स्टैम्प ड्यूटी भर दी, सब कुछ हो गया। ठीक है। सर वही चीज आपने जो आज 25 हजार में खरीदी है अंडर कंस्ट्रक्शन में, जब आज हुँ, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, जब पोजेशन हो गया उसका, हुँ, जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, डेवलपर ने पोजेशन दे दिया, लोग रहने आ गए, हुँ, और अगर प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है जिसमें एम्यूनिटीज है, सर आज ये 25 हजार रुपये आपके 32, 35, 40 हजार तक भी हो सकते हैं हुँ, 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 पर हुँ, स्क्वायर फीट के हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ना? तो आपने वहां पर सस्ते में भी खरीदा और हाँ, हाँ। आप काफी महंगे में भी बेचोगे। तो जैसे कि अब जैसे जो मैंने 10 साल का आरओआई पूछा राइट? आने वाले 10 साल में। जो लास्ट 5 इयर्स का ही मैं पूछता हूँ, वो क्या रहा उसका आरओआई? लास्ट 5 इयर्स का भी आरओआई देखिए काफी अच्छा है। जिसने जिसने आज 5 साल पहले जिसने आज वो घर लिया है, मान हुँ, लीजिए आपने अगर घर एक 25 हजार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है या बीस हुँ, हजार स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है, आज बड़े आराम से उसने 20-25% तो कम पैसा बना ही लिया है। एंड देयर आर अच्छा, सर्टन प्रोजेक्ट्स दैट पीपल हैव इवन अर्नड 40-45%। 45%? बिकॉज हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट पुटिंग मनी एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। राइट टाइम, करेक्ट। आपने अगर आज एक प्रोजेक्ट देखा है जो 25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट पे है, जो आज गड्ढा खोदने की स्टेज पे है, हुँ, आप हुँ, बैठे रहे कि भाई मैं इसको बनने दो, बनने दो, बनने दो, बनने दो, बनने दो, बनने दो, बनने दो के चक्कर में वो रेट उसका 30 हजार हो जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि अकॉर्डिंग डेवलपर भी देखता है ना, अगर मेरी बिल्डिंग खड़ी हो रही है हुँ, और हुँ, लोगों को दिख रही है मेरी बिल्डिंग, कि मैं मेरी काम की स्पीड दिख रही है, मेरा रेपुटेशन इन द मार्केट दिख रहा है, द ब्रांड दिख रहा है, तो डेफिनेटली ही विल टेक द प्राइसेस अप, एंड आप उसमें देन यू आर एट लॉस। सो ऑल आई एम सेइंग इज रियल एस्टेट इज always the time to invest is now. It can be after 5 years. If you ask me, I'll tell you the same thing. The time to invest is now. नाउ आप जितना रुकोगे आप उतना लॉस में रहोगे। अकॉर्डिंग टू यू अगर इंडिया के 5 ऐसे मेट्रो सिटीज़ में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो अकॉर्डिंग टू यू वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट? सी आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आई वुड से डोंट लुक एट टियर 1 सिटीज। ठीक है। आई वुड से गो टू टियर 2 cities. When I say tier 2 cities, कैन यू नेम? yeah, so you can look at Jaipur, जयपुर, you can look at Chandigarh, ओके। Mohali, all those हाँ, places. If in Gujarat, you can look at Ahmedabad, Surat, and all those places. Baroda, ये for सब that रिच matter. सिटीज़ है यहाँ पे। That's what I'm saying. But हाँ, then they are still tier 2 cities. हाँ, 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 आज उनको बॉम्बे बनने के लिए टाइम है। हाँ, हाँ, हाँ। आज But उनको they are बॉम्बे बनने growing के लिए fast टाइम यार, they है, are बट दे growing ग्रोइंग फास्ट। तो very fast, हाँ। दैट इज वेर यू हैव टू राइड द वेव। अगर आज आप देख रहे हो कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ सो दैट यू मेक मनी अकॉर्डिंगली। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द ढोलेरा सिटी जो अहमदाबाद के पास में जो मोदी जी बनवा रहे हैं? हाँ, क्या है उसका सिचुएशन अभी? चल रहा है उस पे देखिए उस कुछ? पे भी आज कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है। ठीक हुँ, है, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर गेटिंग शिफ्टेड। तो हुँ, अगेन मैं उस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज हुँ, कहने की बातें थी कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज गुजरात शिफ्ट हो रही हैं, हुँ, और वो काफ़ी पॉलिटिकल उसमें तू तू मैं भी हो चुकी है। तो उस पर हम जितनी कम बात करें उतना अच्छा है, बिकॉज वो गुजरात में है, पॉइंट हुँ, नंबर 1, और अगर गुजरात में है तो काफ़ी बैकिंग होती है उसके लिए। हालांकि वो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच विल कम अप। ओके। अ, मुंबई में जो बड़े पार्टीज़ हैं लाइक बिलियनियर्स जो भी है, जो गिने-चुने मुंबई में, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जी। कहाँ पे रहते हैं वो लोग? किस तरह के लोकेशन पे वो लोग रहना पसंद करते हैं मुंबई में? अम, तो देखिए पहले पहले तो ये था कि बॉम्बे मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ। और एक्टर एक्ट्रेसेस। पहले क्या, ये तो अभी भी है? नहीं, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अभी अच्छा, पहले ये 2 ही लोग थे जो मतलब बहुत पैसे वाले देखे जाते थे। मुंबई को ओन करते थे। मैं मुंबई की बात कर हाँ, रहा हूँ। अब आप अगर आप एक्टर एक्ट्रेसेस देखोगे तो आज गांव से भी बच्चे को उठा के ले आओ कि भाई अमिताभ बच्चन का बंगलो कहाँ है, तो वो कहेगा जुहू में। जो में अक्षय कुमार जी कहाँ रहते हैं, वो जुहू में रहते हैं। तो जुहू वॉज एन एरिया विच वॉज वेरी वेरी डोमिनेटेड बाय योर
द फेमस एक्ट्रेसेस, पुराने देवानंद साहब, ये वो सब वहीं थे। तो आज अगर आप जू में देखोगे तो यू विल फाइंड रियल वर्थ वाइल पीपल स्टेइंग देयर अलोंग विद देम। तो आज वैसा कुछ है नहीं कि पैसे वाले कहाँ रहते हैं, पैसे वाले कहीं भी रह सकते हैं। तो कुछ लोकेशंस तो होंगे ना तो जैसे लोकेशंस अगर आप देखेंगे, यू कैन गो टू वर्ली। वर्ली में आप देखिए स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं, वर्ली है, बैंड्रा है। व्हाई गो टू दैट पार्ट ऑफ बॉम्बे? यू नाउ लुक एट दिस पार्ट ऑफ बॉम्बे एल्सवेयर। आज आप अंधेरी देखिए, आज बोरीवली देखिए। आज बोरीवली में यहाँ हाईवे पे पे तो ओबेरॉय स्काई सिटी बना हुआ है। लेकिन इधर जैसे कि बोरीवली साइड में बोल रहे हो आप, अंधेरी में, इधर तो एक्टर्स लोग ज़्यादा रहते हैं और एक्ट्रेस लोग, डायरेक्टर्स। लेकिन अगर मैं तो अगर आप बिजनेस देखोगे तो उसमें जो आप जो सही कह रहे हो, एक्टर्स ज्यादा रहते हैं, एक्ट्रेस, बट वो ज्यादातर रेंटल है। अच्छा रेंटल वो है। ज्यादातर रेंटल है। ओके। ठीक है। रेंटल मार्केट भी एक बहुत अलग चीज है, जो आज के जेंजीज आर प्रेफरिंग रेंटल्स। तो आप ज्यादातर वहां पर लोग रेंटल्स में रह रहे हैं। आज अगर मैं एक स्टार प्लस पे या कलर्स पे कोई एक अगर सीरियल है, उसमें मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो यार मैं आज अपॉइंटमेंट हो गया मेरा कि हाँ भाई मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं पर डे मेरा सिलेक्ट हो गया कि महीने में मेरे को 10-12 दिन की एक्टिंग है और 10-12 दिन पर डे के हिसाब से इतना आता है, तो मैं जाते ही सीधा जाके घर नहीं खरीद लूंगा। आई विल वॉन्ट टू स्टे ऑन रेंट, बट डेफिनेटली येस एट अ स्ट्रेचर ऑफ माइंड। ठीक है अभी कि तो मैं आज एक एक्टर हूँ, मैं एक अच्छी सी बिल्डिंग में घर लूंगा, रेंट पे ही लूंगा। ऐसे भी जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं, हाँ जो जिनका इंडस्ट्री में अच्छा खासा समय हो गया है, जी। उन्हीं का अपना घर है, और लोग तो सब रेंट में, अच्छे मैं अच्छे वही तो आपसे एक्टर्स कह रहा तो हूँ ना रेंट कि में रह मतलब रहे हैं। आपके पास इनकम कितनी आ रही है और आपको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है। तो आप अगर कलर्स में अगर कोई एक सीरियल में अगर आप लीड नहीं कह सकता, अगर मैं सेकंड लीड एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, तो आप जाके विरार में तो रहोगे नहीं। आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या? आज मतलब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग पीछे पड़ेंगे, ये वो ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। तो आप बोलोगे यार मुझे स्टेटस मेंटेन करना है। अब स्टेटस मेंटेन करना है तो आप बोलोगे यार मैं झूम, वर्ली, बैंड्रा में घर देखूं, सेंटा क्रूज, खार। फिर आप देखोगे यार वहाँ का रेंटल्स बहुत हाई है, तो ये तो मतलब चादर के बाहर पैर चले जाएंगे। फिर आप देखोगे कि भाई सबर्ब्स में आऊँ मैं कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स, तो आप सबर्ब्स में अच्छे प्रोजेक्ट देखोगे जो इसमें वेरी क्लासी प्रोजेक्ट्स, जो एक अच्छे रेट ऑफ अच्छा रेट कमांड करते हैं, उसमें एमिनिटीज़ हैं, उसमें जेंट्री अच्छी रह रही है, लोग अच्छे रह रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, एमिनिटीज़ है बिल्डिंग में, तो आप बोलोगे यार यहाँ रहना चाहिए। ये बॉम्बे में भी है, अफोर्डेबल भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑन क्लासी भी है। सो दैट इज वेल यू विल सी लार्ज प्रोजेक्ट्स इन मलाड। आप देखो बोरीवली में देखिए, कांदीवली में देखिए, गोरेगांव में देखिए, दीज आर हाई एंड प्रोजेक्ट्स जहाँ पर अच्छे खासे लोग रह रहे हैं और रेंटल पे भी रह रहे हैं। कौन से डेवलपर खास करके मुंबई में है जो जिनका प्रॉपर्टी जो है ठीक रहता है, जेन्युइन प्राइसेस रहते हैं प्राइसिंग देखिए के मामले में? हर डेवलपर अच्छा है, हर डेवलपर, कोई डेवलपर खराब नहीं होता। डिपेंड करता है व्हाट इज योर इंटेंशन, आपकी नीयत कैसी है। अगर आप लार्जर नेम्स देखेंगे तो देर आर लिस्टेड कंपनीज लाइक गोदरेज आर लिस्टेड कंपनी, महिंद्रा आर लिस्टेड कंपनी, ओबेरॉय रियल्टी इज अ लिस्टेड कंपनी, कल्पतरू। दीज आर ऑल सम ऑफ द बिग नेम, जो एज ओल्ड नेम्स, द राहेजास, इन लोग ये का बहुत पुराने ज़्यादा नाम चले आ रहे हैं। ये तो हम्म, मतलब 35-35, 40-40, 50-50 साल इस इंडस्ट्री में निकाल दिया। आज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन काम कर रही है उसमें। तो दीज आर सम ऑफ द रिलायबल नेम्स। बट मैं फिर भी वही कहूंगा कि मतलब यात्री अपनी सामान की रक्षा खुद करें, खुद कर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो। आपको अपना नॉलेज होनी होमवर्क कर जरूरी लो। है, आप अपना होमवर्क करके ही काम करें, चाहे आगे किधर भी प्रोजेक्ट हो, किसी का भी प्रोजेक्ट ठीक है। जैसे मुंबई के बारे में हमने बात करी, प्रॉपर्टीज़ के, और अदर सिटीज़ के बारे में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी अभी लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी इंडियंस लोग दुबई में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्या रीज़न है, क्यों जा रहे हैं हो। वहाँ? रीजन कुछ नहीं है सर, डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए आपके पास। हम्म आपके पास एक, मेरे पास एक डिस्पोजेबल इनकम है। एक तो एक एक्स फैक्टर है, दुबई में घर है मेरा, ठीक है। बिकॉज देन यू गेट द वीजाज एंड ऑल दैट, वो स्वीटनर्स उनके साथ आते हैं दुबई के। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए वीजा इजी हो जाता है एंड ऑल दैट, वो स्वीटनर्स के साथ आता है। तो मेरे पास अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई विल वांट टू इन्वेस्ट। ओके। ओके। लेकिन कुछ और रीज़न तो होगा, जैसे कि दुबई में जिस हिसाब से ग्रोथ है सो अभी। देखिए, दुबई एक टाइम था, दुबई वाज एक्चुअली ब्लीडिंग ऑन रियल एस्टेट। एक टाइम ऐसा आया था दुबई में कि वो रियल एस्टेट बहुत बुरी तरह से गिरा था, हम्म ठीक है। इफ यू सी ओवर लास्ट
5 years, 6 years, Dubai has again started becoming stable and real estate in Dubai is giving good returns. बहुत ज़्यादा अच्छा So, रिटर्न है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, there are multiple factors. One is the next factor that I have a 2 BHK in Dubai. Then there is one more factor that, boss, I invested in Dubai at X dirhams. Today it has become X plus 3 dirhams or X plus 2 dirhams. So I'm earning even that. There are factors which are making people to invest. अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आप बॉम्बे में इन्वेस्ट करना चाहे, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन पुणे फॉर दैट मैटर, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिल्ली. अगर मुझे इन्वेस्ट ही करना है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आज मुझे एक्स रेट पे मिल रहा है, मुझे मालूम है यही टाइम है पैसा डालने का, जब वो प्रोजेक्ट बन के खड़ा होगा मुझे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा. सो इट इज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक्स कि आप कहाँ देख रहे हो. 6 मंथ पहले एक न्यूज़ आया था चाइना के बारे में, राइट? वहाँ पे जो रेडी प्रोजेक्ट्स थे उसको डिमोलिश किया जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन हो गया था डेवलपर के ऊपर, बिकॉज वो सेल नहीं कर पा रहे थे वो लोग. तो गवर्नमेंट शायद उसको अपने अंडर में ले लिया, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था. तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिमोलिश हुआ था. तो रीजंस आपको क्या लगता है? डिमांड एंड सप्लाई. आप सप्लाई इतनी बढ़ा दोगे कि खरीदने वाला नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट तो खड़ा ही रहेगा. और तो इंडिया में ऐसा हो रहा है अभी? यू नेवर नो. आई मीन, आज देखिए इंडिया, आज में अगर हम बहुत अगर टेक्निकल में अगर इकोनॉमी में घुसेंगे और आपका पर कैपिटा इनकम में घुसेंगे, तो आज इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी. ठीक है, आज यहाँ पर वो सिचुएशन आएगी इज एनीबडीज गेस. कोई नहीं कह सकता कि आएगी या नहीं आएगी. आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है. बट करंटली अगर आप स्टेट में देखेंगे तो आज प्रोजेक्ट बिक भी रहे हैं, स्लो है बट बिक रहे. ऐसा नहीं है कि खाली पड़ा है, खंडर हो गया प्रोजेक्ट, अब माल ही नहीं बिक रहा, मैं क्या करूं. तो वो सिचुएशन नहीं है. आज अगर आप कोई आप घर पसंद करके आए हैं, फॉर ऑल यू नो कल वो घर बिक चुका हो. और आज हो भी ये भी सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप घर देखकर आए हो, मान लीजिए वो इन्वेंट्री बिकी नहीं है अभी तक. तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, राइट जी. तो अभी जो मैं कवर करने वाला हूँ सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो ऑलरेडी बिजनेस में है. और कितने लोग इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में. जी. राइट, वो हो गए. और बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉलेज रखना चाहते हैं इस चीज़ों का. जैसे कि आई एम ए बिजनेसमैन, तो मुझे बिजनेस के बारे में जानना बहुत पसंद है. बिल्कुल. राइट, तो उस पर्सपेक्टिव से पूछूंगा क्वेश्चंस कि उनको कैसे हेल्प करेगा, एक बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करेगा. राइट जी. जी. तो सपोज दैट कि मैं एक एजेंट बनना चाहता हूँ और इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ. जी. तो कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इंटर करने के लिए? तो अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाइए या 3 साल पहले चले जाइए, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अपने आप को समझने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी ऑन अ लाइटर नोट है. आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे, आप ऐसे ही बिल्डिंग में घुस गए, आपने किसी वॉचमैन को पूछा, भैया यहाँ पर मुझे एक घर चाहिए भाड़े पे, यहाँ कुछ है? तो वो बिल्डिंग का वॉचमैन भी आपसे वैसे बात करेगा जैसे आपको एक एजेंट बात करता है. अच्छा, करवा देंगे सर, मिल जाएगा. लोग करते हैं. आप हर वो आदमी अपने आप को एजेंट समझ लेता है जिसके साथ में उस ऑडियंस से उसकी रोज की टच है. प्रेस वाला हो, सब्जी वाला हो, बनिया हो, आज वो अपने आप को एजेंट मान भी लेगा. और वो 2 मिनट भी शर्म नहीं आएगी उसको अगर आपने डील करा रही कि वो आपसे ब्रोकरेज भी मांग लेगा. सी इट इज, मैं कह रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं है, कोई अगर 2 पैसे कमा रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द पॉइंट हियर इज, आज नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, मैंने उंगली दिखा दी कि हाँ भाई ये घर बेचने के लिए है और आपने खरीद लिया और अब मैं बोलूँगा लाओ भाई मेरी ब्रोकरेज दे दो, तो ये लॉजिक नहीं है और ये सही नहीं है. क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ है. आज अगर आप हमसे पूछेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमको नहीं पता. वी आर स्टिल इनटू अ लर्निंग फेज. एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग. एवरी डे एक नया लॉ समझ में आता है. एवरी डे एक नया इंस्टेंस समझ में आता है. ठीक है, किसी को भी रियल एस्टेट एजेंट बनना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है. अब आपको अगर कंसल्टेंसी के बिजनेस में आना है और आपको चैनल पार्टनरशिप के बिजनेस में आ रहा है या सो कॉल्ड ब्रोकरेज के बिजनेस में आ रहा है, अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर बनना है, पहले बन सकते थे, पहले आपने दुकान खोल ली, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आ जाओ. टुडे इट्स नॉट दैट इजी. आज आपको प्रॉपर्टी डीलर बनना है, यू नीड टू हैव अ रेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम.
और रादर रेरा सर्टिफिकेट नंबर चाहिए आपको, रेरा सर्टिफिकेशन नंबर होता है। उसके लिए कोई एग्जाम पे देना है? एग्जैक्टली, तो आई एम कमिंग टू इट। हाँ, आज आपको पहले तो आपको एक रेरा सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। हम्म, रेरा नंबर के बाद आपको ऐसे ही रेरा नंबर नहीं मिल जाएगा। आज आपने अप्लाई किया कि मेरे को रेरा नंबर चाहिए, हम्म, मैं पैसे भर दूंगा। पैसे भरने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू अ सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो बात की बात है, उसके पहले आपको एक सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है, जो आपको वो 4 दिन का कोर्स होता है, वो आपको वो पूरा करना है। You will get a certificate which says that you have completed the so-called RERA process of certification as a course. बेसिकली पढ़ाई 4 दिन की। उस 4 दिन की पढ़ाई के बाद आपको महीने भर के बाद आपको रेरा का एग्जामिनेशन डेट आती है, जिसमें आपको बकायदा रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो भी रेरा वॉट एवर इज अबाउट रेरा इन द इंडस्ट्री, उसके रिलेटेड आपको सवाल है, उसके आपको एग्जाम देना है। इफ यू पास यू गेट अ सर्टिफिकेट which you have to then upload it on your रेरा वेबसाइट, ऑन योर रेरा पेज। हर एक रेरा सर्टिफाइड एजेंट का एक रेरा पेज है, जिसमें आपकी प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल में आपको यू विल हैव टू अपलोड योर रेरा कोर्स डिटेल्स जो आपने पूरी की है, एंड रेरा सर्टिफिकेट एज वेल। ओके, तब जाके आपको रेरा नंबर अलॉट होता है। ठीक है। किसी ने अगर 5 साल पहले या 6 साल पहले रेरा नंबर ले रखा है और वो सोच रहा है कि ठीक है इससे तो मेरा काम हो गया, नहीं, जब वो रिन्यूअल के लिए जाएगा तो ही विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है। बिना उस प्रोसेस के आपको रेरा नंबर इशू नहीं होता। बेसिकली एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर सर, आप किसी बिजनेस में हो, आज आपका फैमिली बिजनेस में हो, तो आपको पिताजी आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे उसके बारे में कि बेटा क्या नहीं करना है बिजनेस में और क्या करना है, पैसे कहाँ से आते हैं, क्लाइंट क्या होता है, किसको क्या है, नॉलेज है आपको नहीं है, टैक्सेशन नॉलेज है नहीं है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज है या नहीं है, वो सब आपको पिताजी सिखाएंगे। तब जाके बोलेंगे कि चलो पहले मेरे साथ काम करना शुरू करो। एंड वंस ही थिंक्स दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड, आपको सब समझ में आ गया है, देन वो बोलेंगे ठीक है बेटा आज आप ऑफिस जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप संभाल लेना। So it is, no business is easy and no business is difficult. If you have that right knowledge and if there is a certification which somebody says that yes you are a knowledgeable person और आप ये बिजनेस कर सकते हो। Okay. तो ये रेरा आने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेरा आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत रेगुलेशंस आए हैं, ये रेरा आने के बाद हुआ है। ठीक है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक ब्रोकर और एजेंट यूज करते हैं जहाँ से कस्टमर का एक बेस मिले? बहुत है, कौन बहुत सा है। प्लेटफॉर्म? तो अगर आप रियल एस्टेट रिलेटेड देखोगे तो बहुत सारे एग्रीगेटर पोर्टल्स हैं, जैसे 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, housing.com है, मकान.com है, कई पोर्टल्स अवेलेबल है मार्केट में। ये सब सारे जेन्युइन है? जेन्युइन, देखिए मेरी बात सुनिए। अब मान लीजिए आपने एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस का पैकेज लिया है, ठीक है, वो पैकेज है 3 महीने का। अगर आपको लीड आई हैं तो वो आपके लिए जेन्युइन है, और अगर आपको लीड नहीं आई है तो आप बोलोगे ये तो फेक है। ओके। सी इट ऑल डिपेंड्स। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि कोई पैकेज फेक है या कोई है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ। ओके। आज सर माल बेचने से पहले अपने आप को भी बेचना पड़ता है। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। एब्सोल्युटली, अपने आप को बेचोगे तभी बिकेगा। आप एक लुंगी और बनियान पहन के जाके बोलोगे कि मैं ब्रोकर हूँ, 3 BHK का घर खरीद लो, तो कोई आपको नहीं खरीदेगा। कोई नहीं लेगा। तो वो आपकी एक पर्सनालिटी भी होनी चाहिए कि आप उस चीज को आप कर सकते हो, या आपको कस्टमर आप पे भरोसा रखेगा। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में वही है, जो दिखता है वो बिकता है। आप दिख गलत रहे हो तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। ओके। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हर जगह पे आपको वो प्लेटफॉर्म यूज करना आना चाहिए। नो प्लेटफॉर्म इज बैड एंड नो प्लेटफॉर्म इज गुड। अगर आपने आज फॉर एग्जांपल से 99 एकर्स पे लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू, कितने टाइम में आपको अपनी लिस्टिंग है उसको आपको रिन्यू करना है, कितने टाइम में आपको लिस्टिंग्स को आपको रीचेंज करना है, कितनी कोई लिस्टिंग आपकी काम नहीं कर रही है तो आपको इमीडिएटली दूसरी लिस्टिंग अपलोड करनी है। अब आज आपने पैकेज ले लिया, आपने 50 लिस्टिंग अपलोड कर दी, अब आप बैठ गए, अब मेरे को तो लीड आएगी। वो ऐसे होता नहीं है। ठीक है। सो डिजिटल में भी एक टर्म होता है, जैसे एसईओ है, एसईएम है। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें भी आपको काम करते रहना पड़ता है। तो ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट ऊपर आनी शुरू होती है। आप पैकेज लेके अगर आप बैठे रह जाओगे कि भाई मैं बैठा हूँ, अब मेरे को लीड आएगी, तो वह ऐसे आती नहीं है। बेसिकली ये इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करता है? जैसे कि एक ब्रोकर है, एक बायर है, एक डेवलपर है जी। तो डेवलपर और ये जो ब्रोकर और एजेंट है, उनके बीच में ऐसा क्या रहता है रिलेशन, या कैसे उन लोगों का चीज़ें? तो देखिए, ये प्रोसेस ऐसा है कि पहले तो मैं अगर
मैं अगर किसी को कहूँगा कि अगर कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहता है, स्पेशली ब्रोकरेज में या कंसल्टेंसी में, मार्केट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस जिस एरिया में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में क्या क्या रेट्स पे वो माल बिक रहा है, या 3 BH के क्या एवरेज साइज क्या है मेरे एरियाज में, मेरे एरिया में कोई हाई एंड प्रोजेक्ट है, मेरे एरिया में कोई लो एंड प्रोजेक्ट भी है। बिकॉज आपको नहीं पता आपके पास जो कस्टमर आएगा उसका बजट क्या होगा। करेक्ट। कोई कस्टमर आपके पास आएगा जिसका बजट 1 करोड़ है, कोई कस्टमर शायद आपके पास आ गया जिसका बजट 5 करोड़ है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि मैं 5 करोड़ वाले को केटर क्या करूं, तो आप उसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। Absolutely. और वो क्लाइंट आपके हाथ से गया, बिकॉज ब्रोकर्स की कमी नहीं है, आप उसे सही नहीं संभाल पाए तो वो किसी और के पास जाएगा, क्योंकि उसको तो लेना है घर। आप दिला पाओ नहीं या नहीं दिला पाओ ये आपका प्रॉब्लम है। Okay. तो आपको अपने आप को उतना सक्षम रखना है। अब जो आपने मेरे को सवाल पूछा कि ये ब्रोकर्स और डेवलपर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो आज मैं कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो मैं आज उस प्रोजेक्ट में जाऊंगा एज ए एजेंट। मैं उस प्रोजेक्ट की पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, क्या इन्वेंट्री है, क्या पर स्क्वायर फीट रेट है, कितनी पार्किंग्स बन रही है, क्या ओपन एरिया है, एमिनिटीज क्या है, कौन से फ्लोर पे आपका क्या रेट है, अगर आप फ्लोर वाइज रेट बढ़ा रहे हो तो वो क्या है, एवरीथिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। Because if I don't have an information, without information you cannot sell anything. Understood. तो ये मेरा वो एक रिलेशन होगा ब्रोकर्स डेवलपर के साथ में, एंड देन एक चैनल पार्टनर जाके ब्रोकर डेवलपर को पूछेगा व्हाट आर योर ब्रोकरेज टर्म्स। ठीक है, कि आपका लैडर है, लैडर मतलब ये होता है कि 1 यूनिट बेची तो इतना परसेंट, 2 यूनिट बेची तो इतनी परसेंट, 3 यूनिट बेची तो इतनी परसेंट। ठीक है, वो समझ में आ गया। उसके बाद ये है कि भाई आपका ब्रोकरेज का जो पेमेंट है वो कितने टाइम में रिलीज होता है, एट व्हाट स्टेज आई हैव टू गिव यू एन इनवॉइस ऑफ ब्रोकरेज। ये सब तो चीजें होती ये है। परसेंट में उनका कमीशन रहता है। परसेंटेज तो मतलब अगर कोई 1 करोड़ का मतलब फ्लैट है, अगर कोई लेने चाह रहा है जी। तो कितना परसेंट, मुंबई में क्या रेट चल रहा है? 2%। 2%, मतलब 2 लाख रुपए एक ब्रोकर को मिलेगा, है ना? ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी बनता है, जैसे मान लो कि एक सोसाइटी का जो बना जिसमें 100 फ्लैट्स हैं, तो कैसे मतलब डेवलपर डिवाइड करता है कि इस ब्रोकर को कितने देने हैं? कैसे कैसे ये नहीं, ऐसे चलता है? कुछ नहीं होता कि किस बात आप किस जितना ब्रोकर को सेल कितने कर देने। सकते नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई ये 5 यूनिट आप बेचोगे, 3 यूनिट आप बेचोगे, 2 यूनिट ये बेचेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपके पास क्लाइंट है, आप क्लाइंट ले आओ, और आपने अगर बिकवा दिया बैठ के तो बेस्ट है, तो आपने आपकी हुई वो ब्रोकरेज। ठीक है, बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट बेसिस पे काम होता होगा ना, जैसे एक ब्रोकर और एक एक एग्रीमेंट भी डेवलपर। कुछ नहीं होता। नाउ अगेन आई गो बैक टू द रेरा। आज अगर आप एक रेरा सर्टिफाइड ब्रोकर हो और आपके पास रेरा नंबर है और आपने रेरा का एग्जामिनेशन दिया है, आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, ओनली एंड ओनली देन दैट डेवलपर विल एंटरटेन यू एज ए ब्रोकर। ठीक वरना आप उसका अपार्टमेंट नहीं बेच सकते। ठीक है। लीगली यू कैन नॉट सेल, ठीक है। दे कैन नॉट लिस्ट यू एज ए ब्रोकर जो आपका प्रोडक्ट बेच कर। आप कोई भी मुंह उठा के नहीं चला सकते कि मैं ब्रोकर हूँ और मैंने ये मेरे को ये डील करवानी है। नो सॉरी, डेवलपर विल आस्क यू व्हाट डू यू हैव अ रेरा नंबर, हैव यू पास्ड द एग्जाम, इफ यस प्लीज शो अस द सर्टिफिकेट। ठीक है। तभी आप जाके उसका प्रोजेक्ट बेच सकते हो, वरना आप उसका प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते। लीगली आप नहीं बेच सकते, एज पर रेरा आप नहीं बेच सकते, एंड एज पर द डेवलपर आपको बेचना भी नहीं चाहिए। तो ये कस्टमर, जैसे कि आपने बताया कि ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे 99 और मैजिक ब्रिक्स है, मैजिक ब्रिक्स एंड ऑल आपने मेंशन किया, राइट? तो दे आर चार्जिंग, राइट? यस, कितना चार्ज उनका रहता है मंथली बेसिस? डिपेंड करता है वो आप कितने, आप अगर बड़ा पैकेज ले रहे हो सो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपने अगर खाली रीसेल के लिए एक पैकेज लिया है, रीसेल इन द सेंस द सेकेंडरी मार्केट, जिसमें आप ऑलरेडी बिका हुआ घर एक बेच रहे हो, जैसे आप किसी घर में रह रहे हो, आपको बेचना है और मैंने बिकवा दिया, तो दैट इज अ रीसेल ट्रांजैक्शन। वो एक पैकेज होता है। एक पैकेज होता है रेंटल्स का, जहां पर आप सिर्फ रेंटल के घर डाल रहे हो। एक पैकेज मिक्स भी होता है जिसमें आप रीसेल और रेंटल दोनों डाल रहे हो। कोई पैकेज ऐसा होता है जिसमें आप सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप क्या पैकेज ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 40,000, कैन गो अप टू देन गोइंग अप इज नो लिमिट। तो जैसे जो रेरा सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, सपोज दैट मुझे इंटर करना है इस इंडस्ट्री में, जी, तो क्या लगता है कि मुझे कितना नॉलेज होने की जरूरत है? मतलब लोकली थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रियल एस्टेट है क्या। आज अगर मैं किसी आई डोंट वांट टू नेम द नंबर्स, बट बहुत सारे ब्रोकर हैं आज जिनको ये शायद नहीं पता होगा कि एफएसआई क्या होता है।
हाँ हाँ, बहुत लोग ठीक नहीं है, पता। तो उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता हो क्या होता है, वो तो बहुत टेक्निकल टर्म है, इट इज वेरी वास्ट। हाँ तो अगर मैं किसी को पूछूं एफएसआई का फुल फॉर्म क्या, सब बोलते हैं एफएसआई एफएसआई एफएसआई, होता क्या हाँ 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 है एफएसआई, होता क्या है? हाँ तो वो भी नहीं पता होगा। तो आपको ये सब तो चीजें जो है बेसिक है। पर स्क्वायर फीट का रेट क्या होता है, व्हाट इज कारपेट एरिया, व्हाट इज अ बिल्ट अप एरिया, हाँ ओके, हाँ आपकी एमिनिटीज क्या क्या होती हैं, आपको पार्किंग स्पेस क्या है, हाँ, ये सब तो बेसिक एक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। कि ओके। आपको किसी भी चीज में, आज मैं बैठ के ये नहीं सोच सकता कि आज तो मैं यार, मैं बोइंग कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं तो प्लेन बेचूंगा। मुझे आता नहीं, पता नहीं, मुझे इतना मालूम है प्लेन उड़ता है, मैं उसमें बैठा हूँ और मैं कहीं गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो प्लेन बेच सकता हूँ। ओके। ठीक है, आप किसी घर में रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैंने तो घर खरीदा है ना तो मुझे सब पता है, नहीं। हम्म। बहुत कुछ है इसमें जो आपको पता करना जरूरी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, हम्म तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड रेरा प्रोवाइड्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। जब उनका आपको जो कोर्स होता है 4 दिन का, हम्म उसमें आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं, वो हम्म सारी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको पूरा समझाया जाता है रियल एस्टेट, एक हम्म डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक चैनल पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सारा कुछ समझाया जाता है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है। ठीक है। तो जो सपोज दैट कि एज अ ब्रोकर जब काम कर रहे होते हैं, जी। क्या ब्रोकर को पता होता है कि कोई गवर्नमेंट को हिडन चार्जेस वगैरह या कोई चार्जेस ऐसा रहता है जो एक ब्रोकर को प्रोवाइड पे करना होता है गवर्नमेंट को, जैसे बिकॉज नो। ये तो एक इनकम है, राइट? जैसे कि मैं एक ब्रोकर, अगर मुझे 2% मिल रहा है, हम्म। तो वो क्या मेरा पूरा 2% मेरा हो गया, या कुछ मैं उसको सर, टैक्स अगर पे आपने करूँगा? आपने जैसे हर बिजनेस में होता है, हम्म आपकी हर इनकम पे टैक्स होता है। हम्म दिस इज एन इनकम। कितना परसेंट का अल्टीमेटली यू टैक्स होता विल, है सर इसमें? अल्टीमेटली डिपेंड आप किस स्लैब में हो। तो ये हाँ तो सरकार डिसाइड कर, जो आपका सरकार का स्लैब है, जिस हाँ स्लैब में आप अगर आप आ गए, तो मैक्स है 33%, जो जाना ही जाना है। हाँ हाँ मोर ओवर, अगर आप किसी डेवलपर का प्रोजेक्ट बेच रहे हो, तो हाँ आपको एक जीएसटी इनवॉइस देना पड़ता है, तो आपके लिए जीएसटी नंबर होना जरूरी है। हाँ 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 वो जीएसटी नंबर आपको एप्लीकेबल होता है जब आप वो 20 लाख के स्लैब से ऊपर आ गए हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हम्म आपको फिर वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज यू विल हैव टू सबमिट अ टैक्स इनवॉइस टू अ डेवलपर। हम्म डेवलपर आपको जीएसटी के साथ पे करेगा। हम्म। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने इसको इनवाइस दिए, 18% जीएसटी है, आपको डेवलपर 1,18,000 रुपए 18,000 देगा। देगा। वो 1,18,000 हाँ आपके नहीं है। हाँ हाँ। पहले आपको वो 18,000 का जीएसटी भरना है, जीएसटी भरना है, करेक्ट। उसके बाद 1 लाख में से आपको टैक्स भी भरना टैक्स है, भी भरना और है। बचे हुए पैसे आपके हैं। तो अगर ठीक आप है। ये सोच लो कि मैं 2 लाख की ब्रोकरेज कमा ली, अब ये सारे 2 लाख मेरे हैं, तो सॉरी, दैट इज नॉट द केस। उसमें टैक्स तो लगेगा ही ना आपको, हर इनकम पे टैक्स है ना सर। कस्टमर के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग इसमें कैसे बनाया जाता है इस इंडस्ट्री में? तो देखिए, बॉन्डिंग आपकी तब बनती है जब आपके पास नॉलेज हो। कस्टमर आपसे, फॉर एग्जाम्पल, अभी रियल एस्टेट से अगर बाहर चला जाऊं मैं, अगर आपको ये कहूं कि आप एप्पल स्टोर में गए हो, आपने एक एप्पल फोन आपको खरीदना है, करेक्ट। आप उस स्टोर में गए हो और आपने किसी को पूछा, हाँ भाई ये कौन सा मॉडल है, तो उसने आपको मॉडल नंबर बता दिया। हम्म फिर आप अगला सवाल उससे, सबसे पहला सवाल कोई नया फोन में ही पूछता है, इसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। हम्म अगर आपको सामने वाला कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की नहीं दे पा रहा है, हम्म। तो आप बोलोगे आपको कोई और कलीग है जो सीनियर है, जो मेरे को समझा पाएगा, बिकॉज बिना करेक्ट। समझे तो मैं कुछ खरीदूंगा नहीं। खरीदूंगा नहीं, ठीक एब्सोल्युटली। है, उस सेल्समैन ने ये कस्टमर खो दिया, आज के लिए नहीं, जब भी वो हमेशा के दुकान लिए में जाएगा ये कस्टमर उसके पास तो नहीं जाएगा। उसके पास नहीं जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और वो फिर एक सर्टिफिकेट अपने गले में टांग के तो घूमेगा नहीं कि नाउ आई एम सर्टिफाइड। हम्म। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। क्लाइंट आपके पास आया है, क्लाइंट को अगर आपने परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, आपने क्लाइंट का टेस्ट समझा, हम्म आपने क्लाइंट की नीड समझी, हम्म और आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी, और उसके हिसाब से आपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है हम्म इन्वेंट्री, तो हम्म ट्रस्ट मी सर, वो क्लाइंट दोबारा कहीं नहीं जाएगा। वो तो छोड़िए, वो अपने रेफरेंस को भी आप ही के पास भेजेगा कि यार मेरा इन्होंने कराया है, बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन कराया है मेरा, सारा कुछ इनको नॉलेज है, इनको पता है पेपर वर्क क्या होता है, इनको पता है नेगोशिएशन कैसे होता है, सब कुछ इनको पता है, यार अगली बार तुझे घर लेना हो ना तो इनके पास जाना। सो इट इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, एंड इट इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, हाउ यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप। ओके। आज कोई रिलेशनशिप बन के नहीं आती है कहीं से, आपको उसको बनाना पड़ता है। हर करेक्ट बिजनेस में करेक्ट है करेक्ट ये, करेक्ट। इसमें नहीं, हर बिजनेस में। हर बिजनेस में, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। मैं आपको यही कहूंगा कि बिना नॉलेज के आप, मतलब इसमें नॉलेज है तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा, नहीं तो आएगा नहीं ही आएगा। आएगा। नॉलेज है, आपका बात करने का तरीका है, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, हम्म। आप कितना रेडीली अवेलेबल हो कस्टमर के लिए। करेक्ट। ठीक है, आपको
आपको अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे रहे हो, आप तो बेसिकली आपका इंटरेक्शन कितना है क्लाइंट से। एवरी टाइम आप क्लाइंट को कुछ ना कुछ बेचने की ना सोचें। कुछ कुछ टाइम पे आप कॉल करके ये भी बोल सकते हो कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, सर आप देखो मार्केट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर इसको आपको अच्छा ROI आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, एंड जस्ट लीव दैट कस्टमर देयर। द नेक्स्ट डे यू माइट गेट अ कॉल फ्रॉम द, यार आप जो बोल रहे थे ये अच्छा ROI आएगा, कुछ प्रॉपर्टी बताओ यार, वो वाली ROI की कुछ है तो। सी दैट इज अ बिजनेस। एक नया एवेन्यू इन्फॉर्मेशन खुल पास गया, ऑन कर देना फिर एक नया एवेन्यू खुल गया। अब आप उसको उसके लिए वो चीज़ ढूंढ के बताइए जो उसको चाहिए। करेक्ट सर। तो बेसिकली आप कितनी उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, उसकी नॉलेज की जो भूख है उसको आप कितनी पूरी कर पा रहे हो, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। और ना ब्रोकर्स की कमी नहीं है सर, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। मुंबई में तो भरे पड़े आज हैं हर सर। हर गली में आपको 25 ब्रोकर मिलेंगे। करेक्ट सर। ठीक है, कुछ सर्टिफाइड हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ अपने आप को ब्रोकर मान चुके हैं, कुछ ब्रोकर होने के बाद भी नॉलेज नहीं रखते हैं। तो ब्रोकर्स आपको बहुत मिलेंगे, उसकी Great. कोई कमी नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बारीकी से सारे इन्फॉर्मेशन दिए माय प्लेजर। जो भी मुझे चाहिए था, मुझे जो जानना था। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देखेंगे इसको, जी वो बहुत कुछ सीखेंगे इससे। और ख़ास करके जो बिजनेस में इंटर करना चाह रहा है रियल बिल्कुल एस्टेट में, बिल्कुल। उनको भी बहुत सारी मदद मिलेगी इस जी वीडियो को देखने के जी। बाद। थैंक यू वंस अगेन सर। अगर आपके पास कुछ है बोलने के लिए और ऑडियंस को बोलना है रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और एनीथिंग, यू कैन गो अहेड। तो बेसिकली ये सब जो मेरी नॉलेज थी, जितना मुझे आता है मैंने आपको वो बताया है। एज आई सेड, एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग, नो डे इज़ अ सेम डे। हर दिन एक नई चैलेंज है, हर दिन एक नया सीखने को कुछ मिलेगा आपको। सीखने की भूख आपकी जिस दिन खत्म हो गई, समझ लेना कि आप एक जगह पे बैठ जाओगे, फिर आप लाइफ में ग्रोथ नहीं है। तो आपको इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज जितनी मुझे आता है, जितना मुझे पता है, उतना मैंने आपको बताया है। और मैं भी लर्न कर रहा हूँ, और आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो नॉलेज गेन करते रहिए, बिकॉज नॉलेज विल मेक योर क्लाइंट्स हैप्पी एंड मेक योर क्लाइंट्स लिव विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, थैंक यू सर।